Hello dear student, welcome to Gyandeep School. Today I am going to teach you civics for class 7 and the chapter name is functions of state governments. This is the part 2 video of this chapter. If you haven't watched part 1 video, then at first watch part 1 video of this chapter. Okay, you can get part 1 video link from description or you can get also part 1 वीडियो फ्रॉम आई बटन. ओके, तो एट फर्स्ट आप पार्ट 1 वीडियो को देख लें. अगर आप नहीं देखे हैं तो क्लियर है, बिकॉज अगर आप पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखते हैं तो फिर ये वीडियो समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. सो एट फर्स्ट आप पार्ट 1 वीडियो को देखें. अगर आप देख लिए तो अच्छी बात है, अदरवाइज सबसे पहले आप पार्ट 1 वीडियो को देख लें. क्लियर है. इन द प्रीवियस वीडियो यानी पार्ट 1 वीडियो में हम लोग नीड फॉर गवर्नमेंट के बारे में देखे थे. हम लोग ये भी देखे थे कि गवर्नमेंट में द लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है एंड द थर्ड होता है जुडिशियरी. ये गवर्नमेंट का ऑर्गेन्स है. क्लियर है. तो इसके बारे में हम लोग स्टडी कर लिए थे. आई होप कि आप उसके समझ गए होंगे. क्लियर है. तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. क्लियर है. इन दिस वीडियो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में लर्न करेंगे, यानी अपने कंट्री में यानी हमारे देश में कैसा है गवर्नमेंट सिस्टम. क्लियर है. नाउ लेट्स स्टार्ट. हियर इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड लार्जली ऑन दैट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम. इट मीन्स ये हुआ कि हमारे देश में हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी में भी अलग अलग तरह का डेमोक्रेसी होता है. तो डेमोक्रेसी जो हमारा है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यानी हमारे देश में गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. पार्लियामेंट्री मीन्स ये हुआ कि हमारे देश में पार्लियामेंट है, जैसा कि आप जानते होंगे, है ना. नहीं जानते तो आगे मैं बताऊंगा, है ना, कि पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट का क्या क्या ऑर्गेन्स होता है ना, कितने बॉडीज मिलके पार्लियामेंट बनता है. ये सारे चीज को हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे. क्लियर है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली नोन एज द यूनियन गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली किस नाम जाना जाता है, यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. जैसे हम लोग कहते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट से ये ऑर्डर आया है कि नहीं. एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टेब्लिश हुआ था. और हम लोग जानते हैं कि हमारे कंट्री में 28 स्टेट्स एंड 8 यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है. कलेक्टिवली कॉल्ड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. मीन्स ये हुआ कि ये सभी मिलकर हम लोग क्या कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया. अंडरस्टैंड. इट इज सीटेड इन न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया. हम लोग जानते हैं कि जो भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी वर्क होता है, जो भी मिनिस्टर होता है, जो भी प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट है, ये सभी कहाँ बैठते हैं, न्यू दिल्ली में बैठते हैं. और न्यू दिल्ली हम लोग का क्या है, कैपिटल है. अंडरस्टैंड. द गवर्नमेंट कंप्राइजेज 3 ब्रांचेज. जैसा कि प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट का 3 ब्रांचेज है, दैट इज द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव एंड द जुडिशियरी. तो इसे के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया था कि लेजिस्लेटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जुडिशियरी क्या होता है. आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन. मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा. लेजिस्लेटिव का वर्क क्या होता है, कानून बनाता है ना. और एग्जीक्यूटिव उस कानून को एग्जीक्यूट करता है, यानी उस कानून को लागू करता है. क्लियर है. और जुडिशरी का काम क्या होता है, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, जो भी कानून बना हुआ है उसे फुलफिल अगर कोई नहीं करता है तो फुलफिल कराना, कानून को चलाने का काम किसका होता है, जुडिशरी का. क्लियर है. तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं
द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव ब्रांच का हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। ही और सी इज द हेड ऑफ स्टेट। हम लोग जानते हैं कि कंट्री का हेड कौन होते हैं? हियर इज स्टेट मीन्स कंट्री, याद रखना है, डोंट बी कंफ्यूज दैट। हियर स्टेट मीन्स क्या होगा? कंट्री। तो ये कंट्री का क्या होते हैं? हेड होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। एंड एक्सरसाइजेज हिज और हर पावर ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हम लोग जानते हैं कि जो बहुत मिनिस्टर्स होता है, जैसे आप कहते होंगे फाइनेंस मिनिस्टर, है ना, रेलवे मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, है ना, फॉरेन मिनिस्टर, आप ये सब कहते होंगे, आपको पता भी होगा, है ना, कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, अभी होम मिनिस्टर कौन है ना, अभी रेलवे मिनिस्टर कौन है। आई थिंक कि आपको पता होगा, तो आप जानते हैं। तो ये सभी के एडवाइस से, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, ये सभी के एडवाइस से प्रेसिडेंट कोई भी चीज डिसीजन लेता है। क्लियर है? अंडरस्टैंड? द सेकेंड इज द लेजिस्लेटिव ब्रांच और द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द लोअर हाउस, the directly elected 545 members of the Lok Sabha House of the People। यानी लेजिस्लेटिव में क्या होता है, जैसे कि हम लोग पार्लियामेंट कहेंगे, तो याद रखना है पार्लियामेंट 3 बॉडी से बनता है। एक होता है लोकसभा, जिसको लोअर हाउस कहते हैं, दूसरा होता है अपर हाउस, जिसको हम लोग राज्यसभा कहते हैं, और तीसरा होता है प्रेसिडेंट। ये तीनों मिलकर क्या बनता है? पार्लियामेंट बनता है। क्या बनता है? पार्लियामेंट। तो लोअर हाउस में कितना मेंबर होता है? ये डायरेक्ट इलेक्शन इसका होता है। दैट मीन्स ये हो गया, इसका जो भी मेंबर्स होता है इसको हम लोग चुनते हैं, जिसको आप एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर है? जो कि अभी आपकी बेगूसराय का अगर आप बात करेंगे तो यहाँ का कौन है? राजनाथ, सॉरी क्या नाम, सॉरी स्टूडेंट, आई गॉट मेड some mistakes, some confusion about MP of Begusrai. MP of Begusrai at present is Giriraj Singh. It a very silly mistake. I am also confused about these mistakes. So don't think that sir making mistakes like a silly mistakes. Okay, तो इसे हम लोग चुनते हैं। जैसे गिरिराज सिंह हमारा एमपी है, जिसको हम लोग सांसद कहते हैं हिंदी में, तो इसको कौन? हम लोग चुनते हैं, तो इसीलिए इसको डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। तो इसमें कितना मेंबर होता है? 545 मेंबर्स। क्लियर है? तो इसको हम लोग लोअर हाउस कहते हैं, या फिर हम लोग लोकसभा कहते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हमारा होता है अपर हाउस। ये इनडायरेक्ट इसका इलेक्शन होता है। इस मेंबर्स कितने होते हैं? 250 मेंबर्स होते हैं। क्लियर है? याद रखना है कितना मेंबर्स होते हैं? 250। क्लियर है? तो इसका इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। मीन्स ये हुआ कि इसका इलेक्शन इसे हम लोग नहीं चुनते हैं, जिसे हम लोग चुन दिए हैं तो वही लोग इसे चुनता है, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, है ना, राज्यसभा, जिसको हम लोग अपर हाउस कहते हैं। अंडरस्टैंड? और प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन आप जानते हैं इनडायरेक्टली होता है। क्लियर है? तो प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों मिलकर क्या कहलाता है? पार्लियामेंट कहलाता है। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि पार्लियामेंट किसे कहते हैं। क्लियर है? द पार्लियामेंट इंजॉयज पार्लियामेंट्री सुप्रेसी। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या होता है? हेड कौन होता है? पार्लियामेंट ही होता है ना, पार्लियामेंट ही सारा पावर उसके अंदर होता है। क्लियर है? The president enjoys all constitutional powers and exercise them directly or through the officers subordinate to him। हमारा जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होता है, तो वो पावर का यूज या तो डायरेक्टली करते हैं या फिर जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा वो करते हैं। जैसे अगर आप इमरजेंसी की बात करेंगे तो इमरजेंसी कौन लागू करते हैं? प्रेसिडेंट ही। क्लियर है?
The president is to act in accordance with the aid and advice tendered by the head of the government, जिसको हम लोग प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से प्रेसिडेंट सारा वर्क करते हैं। क्लियर है? अंडरस्टैंड? आई होप कि आप समझ गए होंगे। All the members of the council of ministers as well as the prime minister are the members of the parliament। यानी जितना भी मिनिस्टर्स होते हैं जो आप जानते हैं, जैसे आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर, है ना, आप जानते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, आप जानते हैं फॉरेन मिनिस्टर, जितना भी सभी होते हैं वो सभी पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। किसके मेंबर होते हैं? पार्लियामेंट मेंबर होते हैं। चाहे वो जो कोई भी मिनिस्टर्स हो, प्राइम मिनिस्टर्स हो, वो सभी पार्लियामेंट मेंबर्स होते हैं। हियर डोंट बी कंफ्यूज दैट पार्लियामेंट मेंबर कर रहे हैं, है ना। तो मेंबर वो राज्यसभा के भी हो सकते हैं, वो लोकसभा के भी हो सकते हैं। क्लियर है? इफ दे आर नॉट दे मस्ट बी इलेक्टेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द टाइम दे अज्यूम देयर रेस्पेक्टिव ऑफिस। यानी होता क्या है, अगर ऐसा नहीं होता जैसे कि कोई मेंबर नहीं है ना, तो वो 6 month के अंदर उसका इलेक्शन होता है, उसे इलेक्ट किया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली। मतलब जो पार्लियामेंट यानी प्रेसिडेंट है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो किसका रेस्पॉन्सिबल होता है? लोकसभा का। क्लियर है? आई होप कि आप समझ गए होंगे। अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट इज द जुडिशियरी। अब जुडिशियरी क्या होता है, इनका काम क्या होता है आप जानते ही हैं। कोई भी क्रिमिनल मैटर हो, सिविल मैटर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैटर हो, ये सारा देखने का काम होता है। तो अगर हम लोग जुडिशियरी हेड की बात करेंगे यानी पूरे कंट्री में, तो वो होता है सुप्रीम कोर्ट। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। अदरवाइज क्या होता है, अलग अलग स्टेट में हाई कोर्ट भी होता है। वैसे अगर आप कहेंगे सभी स्टेट में हाई कोर्ट नहीं है, है ना। ऐसे तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बुक्स लिखा हुआ है, आई थिंक कि वो पुराना बुक होगा यानी पहले का छपा हुआ बुक्स है। सो यहाँ पर 21 लिखा हुआ है। वैसे तो यहाँ किस अकॉर्डिंग लिखा हुआ है 21 आई डोंट नो, वैसे तो 24 था, है ना। लेकिन एट प्रेजेंट कितना है? 25 है। याद रखना है, एट प्रेजेंट हमारे देश में कितना हाई कोर्ट है? 25 है। आप जानते हैं 28 स्टेट्स है, तो कुछ स्टेट्स में हाई कोर्ट नहीं है, वो बगल के हाई कोर्ट से वो चलता है ना। जो पड़ोसी स्टेट होता है उसी से चलता है। जैसे छोटा मोटा जो स्टेट है उसमें नहीं है हाई कोर्ट। सो हियर इज 25 स्टेट्स, सॉरी 25 हाई कोर्ट्स। क्लियर है? तो आपके बुक्स में 21 दिया हुआ है, किसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है आई डोंट नो, क्योंकि ये जब भी बुक छपा होगा, जब भी ये बुक बना होगा, तो वैसे तो 24 था पहले, अभी प्रेजेंट में 25 है। याद रखना है। सो बुक्स में क्या है उसको छोड़ दीजिए, आपको याद रखना है 25 हाई कोर्ट एट प्रेजेंट हमारे कंट्री में है। क्लियर है? तो इनका काम क्या होता है, सिविल जो भी होता है, डिस्प्यूट, झगड़ा, सिविल मतलब जो घरेलू झगड़ा होता है ना, क्राइम को छोड़कर। फिर जो क्राइम होता है क्रिमिनल या फैमिली कोर्ट्स, ये सारा होता है। तो अलग अलग सिविल कोर्ट भी होता है, क्रिमिनल कोर्ट, फैमिली कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सभी होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होता है। उसके बाद स्टेट में जो कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट होता है ना। उसके बाद जो पूरे देश का जो हेड होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। और याद रखना है ये जितना भी सभी होता है, ये अगर आप जुडिशरी की बात करेंगे इंडिया में, तो ये इंडिपेंडेंट है। मतलब ये हुआ कि वो किसी से मतलब बाध्य नहीं है कि वो पार्लियामेंट से पूछेगा कोई डिसीजन लेने के लिए। अपना डिसीजन लेने के लिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सभी जुडिशरी, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सभी वो क्या एनॉर्मस बॉडी है यानी इंडिपेंडेंट है। क्लियर है? डिसीजन लेने के लिए। अंडरस्टैंड? अब हम लोग कुछ देखते हैं कि कोर्ट में कुछ होता है, जैसे कि होता है एक शॉर्ट में आप सुनेंगे CPC, सिविल प्रोसीजर कोड, है ना। दूसरा आप सुनेंगे IPC, इंडियन पेनल कोड,
है ना। आईपीसी जैसे कहते होंगे 307 धारा, है ना, इस तरह करके बोलते होंगे, है ना। तो आईपीसी होता है सीपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो ये सब क्या होता है, जैसे कि इसको समझाने के लिए मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। इसमें सभी एक धारा है, धारा यानी हिंदी में धारा बोलते हैं, या आप कभी कोई मूवी देखते होंगे कि कोर्ट में बोलता होगा ताज़ीरात हिंद दफ़ा 302 के तहत, ऐसा सुनते होंगे। तो उसको ताज़ीरात हिंद कहा जाता है उर्दू में, इसी इंडियन पेनल कोड को, है ना। इंडियन पेनल कोड जो है इसी को उर्दू में कहा जाता है ताज़ीरात हिंद, क्लियर है। और हिंदी में कहा जाता है भारतीय दंड संहिता, है ना। थोड़ा शुद्ध हिंदी है तो उसको छोड़ते हैं हम लोग। आईपीसी शॉर्ट में कहा जाता है, इंडियन पेनल कोड। ये तीनों जो है सभी में क्या है कि कोई भी कोई क्राइम करेगा, सभी जो गुनाह है, जो भी चीज़ें हैं, वो सारा धारा के अकॉर्डिंग, कोड के अकॉर्डिंग मेंशन है कि 302 में ये है, 307 में ये है, इस तरह करके सारा मेंशन है सभी धारा, है ना, कोड। तो सिविल प्रोसीजर कोड है, तो सिविल मतलब क्या, जो घरेलू हिंसा होता है, घरेलू जो भी डिस्प्यूट होता है ना, तो उसमें वो सारा मेंशन है। इंडियन पेनल कोड आईपीसी के अकॉर्डिंग जैसे होता है उसमें सारा फिर मेंशन है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें क्रिमिनल से रिलेटेड सारा चीज़ मेंशन है कि इस गुनाह के लिए ये सज़ा है, इसके लिए ये फांसी है, इसके लिए ये है, इसके लिए 2 साल सज़ा है। तो आप ऐसा सुनते होंगे ना कि ये चीज़ के लिए 2 साल सज़ा है, इस चीज़ के लिए 3 साल सज़ा है, इसके लिए फांसी का सज़ा है ना, मर्डर के लिए ये सज़ा है, किसी का मतलब कोई नुकसान पहुंचाने के लिए सज़ा है, चोरी के लिए ये सज़ा है। तो वो सारा चीज़, यही तीनों चीज़ मेंशन है, क्लियर है, अंडरस्टैंड। आई होप कि आप समझ गए होंगे ये चीज़। नेक्स्ट है The legal system as applicable to the federal and the individual states governments is based on the English common and statutory law. India accept the International Court of Justice jurisdiction with several reservations. अगर हम लोग बात करेंगे तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी होता है, क्लियर है। तो ये क्या होता है कि जैसे किसी कंट्री का अदर कंट्री से डिस्प्यूट है, झगड़ा है, तो वो कहाँ केस करेगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो केस करेगा, वहाँ से अपने हक को वो लेगा, क्लियर है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ तक में जो भी चीज़ें बताया गया है तो आप उसे नोटबुक्स में नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज करके, और उसे टाइम टू टाइम रिकॉल करते रहें, अंडरस्टैंड। बाय द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स मीन्स होता है सुधार, है ना, टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधार किया गया है ना। तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो हुआ था, द पंचायत राज सिस्टम हैज बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर लोकल गवर्नेंस। जैसे क्या था, जैसे कि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट जानते हैं, उनका काम होता है पूरे कंट्री को देखना। स्टेट गवर्नमेंट होता है, उसका काम होता है पूरे स्टेट को देखना। और एक होता है लोकल गवर्नमेंट, जिसका काम होता है लोकल गवर्नमेंट को देखना, जिसमें आप कहते हैं मुखिया, है ना, पंचायत समिति आप कहते होंगे, वार्ड कमिश्नर कहते होंगे। जैसे अगर शहर की बात करेंगे आप, यहाँ क्या होता है, मेयर होता है, वार्ड कमिश्नर होता है, यही सब क्या लोकल गवर्नमेंट है, क्लियर है। तो ये 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के द्वारा ये हुआ था, लोकल गवर्नमेंट, अंडरस्टैंड। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन। यानी डिसीजन मेकिंग भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी गवर्नमेंट में, क्लियर है। और पार्टिसिपेशन मीन्स होता है भाग लेना, है ना, उसमें इंटरेस्ट लेना। द गवर्नमेंट इज एन एजेंसी टू मेक लॉज और टू मेक कलेक्टिव डिसीजंस बाय पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स। यानी जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होता है तो वही सभी क्या करता है, सभी मिलके कानून बनाता है पार्लियामेंट में और उसको एग्जीक्यूट करता है, मतलब डिसीजन मेकिंग। जैसे कि आप अभी प्रेजेंट का एग्जांपल लेंगे, फ्रॉम मार्च टिल नाउ। मार्च से अगर आप एग्जांपल लेंगे तो मार्च में जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ली थी लॉकडाउन लगाने का, यही ना डिसीजन मेकिंग। जब
कोरोना पेंडेमिक बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था, है ना, तो क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि अब देश में लॉकडाउन लगा देना चाहिए। तो यही है डिसीजन मेकिंग। अंडरस्टैंड? आई होप कि आप समझ रहे होंगे। जैसे अगर आपको याद होगा कि जब ऐसे स्कूल बंद था, तो फिर जब स्कूल खुलने का टाइम आया, जो टाइम डेट था, फिर उसमें स्कूल नहीं खुला, तो आपको पता होगा कि आप स्कूल की तरफ से मैसेज गया होगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर से 31 मार्च तक स्कूल को बंद रखा गया था। आपको याद होगा, आप याद कीजिए। तो ये भी क्या है? डिसीजन मेकिंग है। तो स्टेट गवर्नमेंट भी डिसीजन मेकिंग करती है, तो वो स्टेट में ही सिर्फ करती है जिस स्टेट का वो है, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? पूरे देश के लिए वो है, तो इसीलिए वो पूरे देश में वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। आई होप कि आप डिसीजन मेकिंग को समझ गए होंगे। क्लियर है? Collective decisions are the very foundation of a democratic government. Collective decision mean that after a debate or discussion, decisions are taken by the majority which everyone accept. मतलब ये हुआ कलेक्टिव डिसीजन मीन्स ये होता है कि कलेक्टिव मतलब एक जगह कलेक्ट हुआ, यानी पार्लियामेंट में क्या होता है, सभी कलेक्ट होते हैं। मैं आपको पार्लियामेंट का पिक्चर दिखाता हूं, तब आप और इजीली समझ जाएंगे। आप ये देख रहे हैं, ये इंडियन पार्लियामेंट का पिक्चर है ना। अब नीचे देखते हैं, आप ये देख रहे हैं पार्लियामेंट का पिक्चर है। मैंने आपको बताया था पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर पार्लियामेंट का फॉर्मेशन होता है इन आवर कंट्री। आप ये देख रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्लेस है ना। ये आपका साथ राष्ट्रपति भवन है। क्लियर है? और ये राज्यसभा है। क्या है? राज्यसभा। यहीं पे क्या होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं जहां पर कर्सर अभी है, ये यहाँ जो भी राज्यसभा के स्पीकर होते हैं, है ना, तो राज्यसभा के स्पीकर आप जानते होंगे वो होते हैं जो प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं, ना। प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं वही राज्यसभा के स्पीकर होते हैं, या आप कह सकते हैं वही राज्यसभा का को प्रिसाइड करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे स्पीकर बैठे रहते हैं, और यही सभी जो भी मिनिस्टर्स होते हैं या मेंबर ऑफ राज्यसभा जो होते हैं, यहाँ सभी बैठे रहते हैं। तो यहीं पे क्या होता है? डिसीजन मेकिंग होता है। आप ये देख रहे हैं, ये लोकसभा है ना, यहाँ पे स्पीकर बैठे हुए रहते हैं, और ये सभी चेयर है, ये सभी चेयर पर अलग अलग मिनिस्टर्स, अलग अलग एमपी हो गया, ये सभी बैठे रहते हैं। और यहीं पर क्या होता है? सभी कलेक्टिव डिसीजन होता है, सभी मिलके बहस होता है, फिर वोटिंग होता है। क्लियर है? आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो क्या होता है? सभी एक जगह गैदर होके डिसीजन मेकिंग होता है, वहां डिबेट होता है। डिबेट आप समझते होंगे, बहस होता है, डिस्कशन होता है, फिर डिसीजन होता है। और डिसीजन कैसे लिया जाता है? टेकन बाय द मेजोरिटी, जिसकी संख्या जिस कानून के तरफ मतलब वोटिंग ज्यादा होता है, तो वो कानून बन जाता है। क्लियर है? चलिए हम लोग देखते हैं। देयर आर इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट। जैसे कि ये बताया जा रहा है कलेक्टिव डिसीजन हैव अ स्पेशल इंपॉर्टेंस। कलेक्टिव डिसीजन का एक स्पेशल इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर आप कलेक्टिव डिसीजन नहीं लेते हैं, सभी से पूछ डिसीजन नहीं लेते हैं, तो फिर क्या इंपॉर्टेंस रहा डेमोक्रेसी का? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट देखते हैं, देयर आर मेनी डाइवर्सिटीज इन आवर सोसाइटी इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स। हम लोग जानते हैं कि जो हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी चैप्टर आपको पढ़ाया गया है पहले ही, आप समझते होंगे डाइवर्सिटीज़ क्या होता है। तो क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है। इन सच अ केस देयर इज possibility of some differences to arise between different sections of the people। तो इससे क्या होता है कि एक डिफरेंट आप कह सकते हैं कि जो पॉसिबिलिटीज़ होता है अलग अलग, जैसे आप जिस कल्चर में रहते हैं तो आपको अभी उसी कल्चर की ज़रूरत है, आपको उसी अकॉर्डिंग वो कानून भी चाहिए, है ना। आपको मान लीजिए कहा जाएगा कि आप ऐसा काम नहीं कीजिए, आप ये गाड़ी नहीं चलाइए, आप वो नहीं कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आपको साइकिल से चलना चाहिए। तो वो क्या होता है, प्लेस अकॉर्डिंग कोई भी कानून होता है, या मतलब कल्चर अकॉर्डिंग कोई भी कानून होता है। क्लियर है? टू अवॉइड सच अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट collective decisions are the only solution, otherwise a divided society or nation cannot survive in the modern world। तो ये क्या होता है, इस तरह डाइवर्सिटीज है,
तो कलेक्टिव डिसीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कलेक्टिव डिसीजन ही ओनली एक सॉल्यूशन है कि सभी मिलकर डिसीजन लेना, है ना। कोई अगर एक डिसीजन ले लेगा तो वो अपने अकॉर्डिंग ले लेगा, उसको जो समझ में आएगा उसके अकॉर्डिंग वो ले लेगा, तो वो क्या है, सही नहीं है कि नहीं, वो सही नहीं होगा। तो कलेक्टिव डिसीजन होना चाहिए। क्लियर है, अंडरस्टैंड, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। Now the next is collective decisions show the combined will of a nation to march forward। कलेक्टिव डिसीजन क्या होता है, जैसे अगर आप सभी से पूछ डिसीजन लेते हैं, जैसे आपके घर में अगर सभी मेंबर से पूछ के डिसीजन कोई लिया जाता है तो उससे क्या होता है, एक भाईचारा बढ़ता है ना। एक सभी के बीच में क्या होता है, भाईचारा बढ़ता है, सबको लगता है कि मुझसे पूछ डिसीजन लिया जाता है। अदरवाइज कोई अगर अकेले डिसीजन ले लेगा तो क्या होगा, डिस्प्यूट होगा, झगड़ा होगा, लगेगा क्या जो आप तो मुझसे पूछे ही नहीं थे। इसी तरह कंट्री की बात अगर हम लोग करते हैं तो कंट्री में भी अगर सभी कलेक्टिव होकर एक जगह जमा होकर कलेक्ट होकर गैदर होकर सभी मिलकर अगर डिसीजन लेते हैं तो वो क्या है, एक भाईचारा होता है, लगता है कि मुझसे भी तो पूछा गया, मैंने भी तो वोट किया। क्लियर है, तो ये लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देश को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। नेशन टू मार्च फॉरवर्ड, देश को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कलेक्टिव डिसीजंस। क्लियर है, कलेक्टिव डिसीजंस आर द बैकबोन। बैकबोन आई होप कि समझते होंगे आप, जिसको आप रीड कहते हैं, पीछे का आपका जो बैकबोन जो है जिसको आप रीड कहते हैं, जिसपे आप खड़ा रहते हैं, हम लोग स्ट्रेट जो खड़ा रहते हैं बैकबोन के हेल्प से ही खड़ा रहते हैं, जिसको हम लोग रीड कहते हैं। तो ये बैकबोन है ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसीज। क्लियर है, तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज का कलेक्टिव डिसीजंस क्या है, बैकबोन है ना। इसके बिना वो क्या होगा, झुक जाएगा, है ना। जैसे रीढ़ की हड्डी के बिना हम लोग झुक जाएंगे, उसी तरह ये है, विदाउट विच दे कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ डे। इसके बिना क्या होगा, एक दिन भी सर्वाइव करना आसान नहीं है। क्लियर है, तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो कहीं पे भी अगर कन्फ्यूज़न है तो आप ज़रूर बताएं, और अगर आप कन्फ्यूजन बताएंगे तो वो कन्फ्यूजन आपको दूर कर दिया जाएगा इन द नेक्स्ट वीडियो। क्लियर है, ओके ओके, थैंक यू टू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे।